अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील अब्बास फ्रॉम बाइक मैनिया पीके। आज एक और वीलॉग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मुल्क के हालात से बाखबर होंगे। जो बाइक्स की प्राइसेस चल रही हैं तो हर किसी ने कानों को हाथ लगाए हुए हैं, स्पेशली जो नए कस्टमर्स थे, पोटेंशियल बायर्स थे नए, या जो यंगस्टर्स थे, उनके लिए मुश्किल से नामुमकिन होता जा रहा है कि YBR GS CB जैसे बाइक परचेज़ करना, क्योंकि पहले 1.5-2 लाख में मिल जाते थे, अभी 4 से 5 लाख की गेम हो चुकी है। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं, और मैं शुरू से यही कहता हुआ आ रहा हूँ कि इन चीज़ों की इतनी वर्थ नहीं है। बेशक हमारी करेंसी डीवैल्यूएशन हुई है, लेकिन अगर आप डॉलर के साथ कंपेयर करें फिर भी इतनी प्राइसेस ऊपर नहीं जानी चाहिए थी। मसला ये है कि पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में फुल अपनी मनमानी वाला सीन है, जिसका दिल चाहता है जितनी मर्ज़ी प्राइस हाइक कर देता है, और हर महीने नई हमें प्राइस मिल रही होती है। तो वैसे तो अल्लाह की शुक्र है, मैंने तो पर्सनली तकरीबन 7-8 माह पहले, कह लें 2,87,000 में CB 150F उस टाइम परचेज़ कर लिया था। लेकिन आजकल के जो हालात हैं और जो बाइक्स की प्राइसेस जा चुकी हैं, तो मैं तो ये एडवाइस कर रहा होता हूँ कि अगर आपके पास कैश इन हैंड पड़ा हुआ है तो आप अच्छी ऑप्शन की तरफ जाएँ, जिस तरह बेनेली 150 है, 180S है बेनेली में। क्योंकि आपको इन द एंड लाख 1.5 लाख एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है, लेकिन आपको अच्छी इंपोर्टेड मशीन मिल रही है। फिर बेनेली की मैं हमेशा तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि बेशक चीज़ चाइना से इंपोर्ट हो रही है, कंपनी बैकग्राउंड इटालियन है, बेशक चाइना में मैन्युफैक्चर भी हो रही है, इंपोर्ट वहाँ से हो रही है, लेकिन जो कंपनी आपको बुराक ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट दे रही है वो यूरोपियन मार्केट के स्पेक्स का है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह पाकिस्तान में लो स्पेक की गाड़ियाँ यूरोपियन मार्केट के मुकाबले महंगी मिल रही होती हैं, तो वो आपको यूरोपियन मार्केट के जो बाइक स्पेक्स का है वही दे रहे होते हैं। तो खैर ये तो होगी थी बाइक्स के प्राइसेस से रिलेटेड थोड़ी बहुत डिस्कशन। चलते हैं आज के वीलॉग की जानिब। आज का जो वीलॉग है ये एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में है जो कि मैंने अपने बाइक में खुद नहीं इंस्टॉल करवाया था, और काफ़ी मुझे सजेशंस भी आ चुके थे कि यार आपने क्यों नहीं अभी तक इंस्टॉल करवाई। तो सबसे मेन चीज़ थी जो स्विच असम्बली थी, जो कि अभी तक मैंने नहीं इंस्टॉल करवाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस व्लॉग में हम इंस्टॉल भी करवाएंगे। आपको प्रोडक्ट का पहले ओवरव्यू दूंगा, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन बताऊंगा कि कहाँ कहाँ अल्ट्रेशन होती, कहाँ कहाँ वायर्स की कटिंग होती, क्योंकि मेरा शुरू से यही मकसद रहा है कि व्लॉग हों, थोड़े से इन्फॉर्मेटिव हों, और साथ साथ कस्टमर को गाइड भी किया जाए। ये नहीं कि आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन कस्टमर को नहीं बता रहे कि इस चीज़ में अल्ट्रेशन भी होती है फिटिंग करते हुए। दूसरी चीज़ ये थी कि अक्सर नए कस्टमर्स होते हैं जिनका बाइक अंडर वारंटी होता है, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि आप 6 मंथ्स का जो वारंटी पीरियड होता है बाइक के जो बॉडी पार्ट्स का, वो आप गुजार लें, उसके बाद इस तरह का कोई भी काम करवाएं अपने बाइक में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाइक को 6 महीने हो चुके थे, इसलिए मैंने सोचा स्विच असम्बली लगवाई जाए जो कि टॉप ऑफ द लाइन हो, जिसमें ब्रेक स्विच और सेंसर स्विचेस भी हों। इसके साथ साथ लगवाई इस तरह से जाए कि बाइक की जो जेन्युइन वायर्स पीछे से आ रही होती हैं टैंक के नीचे से, उसमें कोई कटिंग ना हो। कटिंग आगे से हो, जो हमारी जेन्युइन स्विच असम्बली होती है वहाँ से कटिंग हो, और स्विच असम्बली की कटिंग को करके आपस में कनेक्ट कर दिया जाए वायर्स को। तो वो इंशाल्लाह लेटर ऑन इस व्लॉग में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से अल्ट्रेशन होती है, लेकिन थोड़ी बहुत होती है, आपकी जेन्युइन वायर्स को उसमें कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा मेरे अपने बाइक का ट्यून अप और ऑयल चेंज भी ड्यू था। ऑयल के भी जो हालात होते हैं हमारे जेन्युइन ऑयल के, वो भी आपको दिखाऊंगा कि 950 किलोमीटर चलने के बाद ऑयल कैसा निकला है। एयर फिल्टर के हालात भी आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। और आज इस व्लॉग में अब जो ट्यून अप हो रहा होगा, मैंने जिस तरह आपसे वादा किया था कि मैं लिक्विड मोली पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लिक्विड मोली 1040 ही डलवा रहूँगा, और इंशाल्लाह आपको उसके बाद जो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है ट्रांसमिशन में, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ छोटी मोटी दो चीज़ें हैं ऐड ऑन है, जिस तरह प्लग अडाप्टर केबल है, इरिडियम प्लग है, और रबर बूट, गियर लीवर का एक रबर बूट होता है, वो भी इंस्टॉल करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपने भाइयों के साथ इस व्लॉग में चीज़ें शेयर करूँगा। इंस्टॉलेशन के दौरान भी आपको ओवरव्यू दूंगा, और उसके बाद भी कि लुक कैसी आ रही है, हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं स्विच असम्बली में, और इन द एंड आपको थोड़ा सा प्राइस का भी बताऊँगा। प्राइसेस से रिलेटेड
मेरी हमेशा से ये रिक्वेस्ट रही है कि अक्सर मैं वीलॉग में मेंशन नहीं करता, क्योंकि जैसे मुल्क के हालात हैं, हर महीने बाइक्स की प्राइसेस अपडेट हो रही हैं, तो प्रोडक्ट की भी प्राइसेस अपडेट हो रही होती हैं। मुझे अक्सर कम कस्टमर्स कंप्लेन करते हैं, दोस्त वगैरह, कि यार आपने 6 माह पहले इस वीलॉग में इतनी प्राइस बताई थी। तो मैंने उनको यही कहा कि यार आप उस टाइम आपकी बाइक की प्राइस क्या थी और अब क्या है, तो ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट की प्राइसेस भी तो ऊपर ही जाएंगी ना, वो तो नहीं सस्ती होंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रही होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कुछ नहीं बन रहा होता, सारी चीज़ें 90% चीज़ें चाइना से आती हैं। कई चीज़ों पे आप ब्रांडिंग देखते हैं, थाईलैंड की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की, ख़ास तौर पे जो चेन्स पॉकेट सेट्स होते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड उनका यही है कि वो चाइना से इंपोर्ट होके आ रहे होते हैं। अक्सर दुकानों वाले मिसगाइड भी कर देते हैं कस्टमर्स को, तो मैं ओपनली बता देता हूँ कि यार हर चीज़ चाइना से आ रही है। इवन जो होंडा एटलस के जेन्युइन बॉडी पार्ट्स हैं, ये भी चाइना से आ रहे होते हैं, बस क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले आप भाइयों को दिखाता हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको स्विच असेंबली का ओवरव्यू देता हूँ। फिर हम हुमैर भाई हैं हमारे बहुत अच्छे, जो YBR और CB150F का काम करते हैं, उनके पास चलते हैं, बाइक का ट्यूनअप भी करवाएंगे और स्विच असेंबली भी स्टार्ट करवाते हैं, इंस्टॉलेशन उसकी। जी भाइयों, ये कुछ आइटम्स थे जो कि मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। स्विच असेंबली भी पड़ी हुई है, लेकिन उसका थोड़ा आपको बाहर जाके सनलाइट में ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारे पास होती है प्लग अडाप्टर केबल। ये बेसिकली हाई परफॉर्मेंस के लिए लोग इसको यूज़ करते हैं और जेनुइन उतरवा के रख लेते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा बहुत आपको पिक में और गियर रेशियो में, परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस फील होता है। और ख़ास तौर पे इरीडियम प्लग में भी अगर आप ये दोनों चीज़ें एक साथ लगवाएं, तो आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होता है बाइक की परफॉर्मेंस में। तो अक्सर मेरे भाई कह रहे होते हैं कि यार हमें ऐसा कुछ बताएं कि हम बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ा लें और कोई अल्ट्रेशन भी ना करें। तो ये सबसे दो छोटे से बेसिक किस्म के सोल्यूशन होते हैं जो आप अपने बाइक में करवा सकते हैं। इसके अलावा भी 3-4 आइटम्स हैं, लेकिन जो बेसिक किस्म की चीज़ें हैं वो ये है, और इसके अलावा रेडियम प्लग होता है। इसके साथ साथ ये एक गियर लीवर रबर बूट होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो इसमें पैटर्न बना हुआ है कि एक तो आपके जूतों पे निशान नहीं पड़ते और आप एंटी स्लिप गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। अगर आप इसकी बात करें प्राइस की, तो आजकल वैसे जो इसका रेट चल रहा है तकरीबन 650-700 में ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप इसकी बात करते हैं गियर लीवर रबर बूट की, तो ये डिफरेंट प्राइसेस में मिल रहा है। 180 रुपये से शुरू होता है और 250 रुपये में डिफरेंट मॉडल्स में अवेलेबल है। इसके साथ साथ आप एक एयर फिल्टर देख रहे हैं, ये बेसिकली जेनवन तो नहीं है, लेकिन ये चाइना में है, A+ जो कॉपी कहते हैं। और मेरा जो जेन्युइन एयर फ़िल्टर है वो वैसे भी चेंज होने वाला हुआ था, तो मैंने कहा चलें एयर फ़िल्टर भी चेंज करते हैं, क्योंकि जो मैं जिस एरिया में रहता हूँ साथ ही GT रोड है, बहुत ही डस्टी एटमॉस्फेयर है। जो मेरा लास्ट ट्यूनअप हुआ था, तो मुझे मैकेनिक ने यही बताया था कि नबील भाई बेहतर यही होगा कि आप एयर फ़िल्टर नेक्स्ट ट्यूनअप पे चेंज कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो घर वाली बात है, मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलें चेंज किया जाए। इसके साथ साथ ये हमारा लिथियम मोली का 10W40 है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके मुझे पूरे पाकिस्तान से बहुत एक्सेसिव किस्म के ऑर्डर्स आ रहे हैं। सुपर बाइक से लेके स्ट्रीट बाइक, टूरिंग बाइक्स, कम्यूट बाइक्स, सब में लोग यही प्रेफर कर रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक कोई इसकी ऐसा सच नहीं कंप्लेन मिली। इस ऑयल की ख़ास बात क्या है कि 1040 जो है ज़्यादातर नई बाइक्स में प्रेफर किया जाता है, और ये सेमी सिंथेटिक होता है, टूरिंग बाइक्स के लिए बना होता है, हमारे एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर के लिहाज से बेहतरीन है। कुछ ऐसे मेरे कस्टमर्स होंगे जो बहुत ही गर्म इलाकों में रहते हैं या जिनके पुराने बाइक्स होते हैं, फिर उनको मैं यही कहता हूँ कि आप 2050 प्रेफर करें। वो थोड़ा सा मोटा ऑयल होता है और बाइक को ज़्यादा हीट अप नहीं होने देता, बाइक के इंजन को। तो इंशाल्लाह आज के इस वीलॉग और ट्यूनअप में मैं जेन्युइन ऑयल से लिथियम मोली ऑयल पे शिफ्ट कर रहा हूँ। बाकी अभी बाहर चलते हैं, आपको स्विच असेंबली का ओवरव्यू देता हूँ, फिर हम चलते हैं उमैर भाई के पास और बाइक का बड़ा ऑपरेशन शुरू करवाते हैं। जी ब्रदर्स, मैंने सोचा लगाने से पहले स्विच असेंबली का आपको ओवरव्यू दे दूं। इसमें हमें दो चीज़ें मिलती हैं। जो राइट साइड है इस पे हमारी वो होता है जिसमें हमारा किल स्विच होता है। राइट पैनल पे लाइट के बटन्स होते हैं जिसमें हमारा पार्किंग मोड होता है, हाई हाई मोड होता है जिसमें हमारी हेडलाइट ऑन होती है, और ये इसका सेल्फ वाला बटन होता है जो पुश बटन होता है। और इसके साथ साथ हमें एक ये डिस्क ब्रेक लाइट का भी सेंसर स्विच मिला होता है, जो कि अक्सर स्विच असेंबली में नहीं आता। इसके साथ साथ अगर आप लेफ़्ट वाली की बात करें तो ज़्यादातर मेन यही होती है जिसकी वजह से लोग लगवाते हैं, क्योंकि इसमें डबल इंडिकेटर हैज़र्ड हमें बटन मिलता है जो कि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी में है। इसके साथ साथ एक पुश बटन है डिपर वाला, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। इसके साथ साथ हमें हाई लो बटन्स मिलने हुए हैं हेडलाइट के, और ये इंडिकेटर्स वाले हैं, पुश बटन्स हैं। इसके साथ साथ एक पुश बटन मिला हुआ है हॉर्न का। इसके साथ साथ अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी में ये स्विच असेंबली बनी हुई है। और मेनली ये कि आपको कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ता, मतलब आप इन वायर्स की जो कटिंग होती है सिर्फ वही करते हैं, बाइक की जेन्युइन वायर्स को नहीं छेड़ते। बाइक की जो स्विच असेंबली की वायर्स होती हैं जस्ट उसकी कटिंग होती है और ये उसके साथ कनेक्ट हो जाती हैं। जो पीछे से
वायर्स आ रही होती हैं टैंकी के नीचे से, उनको कोई भी नहीं छेड़ता, क्योंकि वो बाइक की जेन्युइन वायर्स होती हैं और उसके साथ साथ कोई अल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जितने चेंजेस करने आप आगे से करें, हेडलाइट से या उसके आगे आगे से। बाकी अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है कि आप जेन्युइन और इसको साथ रखेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं महसूस होगा। और इस साइड पे भी हमें एक सेंसर स्विच मिला हुआ है, ये क्लच का सेंसर स्विच होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका बाइक गियर में है, कोई बच्चा गियर में डाल देता है, तो अगर आप सेल्फ स्टार्ट वाला बटन ऑन करें तो बाइक आपका स्टार्ट नहीं होना चाहिए। एक सेफ्टी फीचर होता है। अक्सर स्विच असम्बलियों में ये स्विचेस नहीं मिलते, तो आप ये भी स्विच असम्बली परचेज़ करते हुए ये दोनों चीज़ें भी लाजमी देखा करें। तो अभी चलते हैं, स्विच असम्बली इंस्टॉल करवाते हैं, फिर इसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद आपको कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा इन असम्बलीज़ का। जी ब्रदर्स, मैं हुमैर भाई के पास पहुंच गया हूँ। ये इनकी वर्कशॉप है, यामाहा हुमैर ऑटोमोबाइल के नाम से। इनके पास अक्सर भाई दियार वाले अक्सर कस्टमर्स आते रहते हैं, तो मैंने भी अपनी शहज़ादी को स्टैंड पे लगवा दिया है। आज इंशाल्लाह इसका ट्यून अप भी करेंगे डिटेल में, और इसके साथ साथ स्विच असम्बली की इंस्टॉलेशन भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप भाइयों के साथ डिटेल में। वीडियो का मकसद यही होता है, अक्सर ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है चीज़ों के इनसाइट्स का, तो फिर हम कोशिश ही करते हैं कि डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कस्टमर्स को गाइड करें। ये हैं जी हुमैर भाई, जो कि इस बाइक का सारा ऑपरेशन कर रहे होंगे मेरे साथ। हुमैर भाई, आपको कितने साल हो गए यामा का काम करते हुए? यार मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं। अब उमैर भाई की अच्छी बात ये कि यामा शोरूम पे भी काम कर चुके हैं, यामा का 5 साल से काम भी कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिकल से लेके मैकेनिकल सारा काम कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब डिटेल्स भाइयों के साथ शेयर करता हूँ वीडियो में। ये सामान पड़ा हुआ है, सबसे पहले लिथियम इंजन ऑयल है, एयर फिल्टर है आफ्टर मार्केट जो कि चाइना में आता है, ये प्लग अडाप्टर केबल सेट है, ये फुटरेस्ट कह रहा हूँ, गियर लीवर जो रबड़ होती है वो है ये। इसके साथ साथ ये स्विच असम्बली है जो कि इंशाल्लाह इंस्टॉल करवा रहा हूँ मैं बाद में। ये सबसे पहले साइड कवर जो टापे होते हैं हमने वो खोल लिए हैं, इसके बाद सीट इसकी खोलेंगे, उसके बाद एयर फिल्टर रिमूव करेंगे। ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप ट्यून अप बाइक का हो रहा होगा। ये भाइयों बाइक के अंदर के हालात हैं, सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, बाकी डस्ट के हालात आपके सामने हैं। क्योंकि जीटी रोड वगैरह पे अक्सर ट्रैवलिंग करता रहता हूँ तो मट्टी ठीक ठाक होती है, इसलिए एयर फिल्टर की लाइफ भी कम हो जाती है, या तो क्लीन करवाना पड़ता है बार बार। अब ये जो चार आप बोल्ट्स देख रहे हैं, नंबर 1 नंबर 2 और 2 बोल्ट्स इधर हैं, इसको जब हम रिमूव करते हैं तब आपका एयर फिल्टर इसके अंदर से निकलता है। तो अक्सर मेरे भाई जो कि खुद घर में एयर फिल्टर चेंज करना चाहें या सफाई करना चाहें तो वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपको टापे खोलने पड़ेंगे, फिर सीट खोलनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये पैनल आप रिमूव करेंगे। ये जी एयर फिल्टर के हालात हैं, बिल्कुल डस्ट से चौक हुआ हुआ है, क्योंकि मट्टी इतनी होती है जीटी रोड्स पे, तो इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि 1000 किलोमीटर के बाद क्लीन लाजमी करवाएं, और जितनी इसकी लाइफ होती है कोशिश किया करें, बेहतर है उससे पहले ही चेंज करवा लें ताकि आपको परफॉर्मेंस इशूज़ का सामना ना करना पड़े। तो ठीक ठाक मट्टी आई हुई है और बिल्कुल चौक हुआ हुआ है इस टाइम एयर फिल्टर। अब हम इसके शराउड खुलवाने लगे हैं, जिसको आप साइड स्कूप्स भी कहते हैं। इनका मकसद ये होता है कि आप इनको ओपन करवाएं और इसके टैपेट वगैरह की एडजस्टमेंट चेक करवा लें। बाकी कार्बोरेटर आप ज़रूरी नहीं है कि खुलवाएं, बेहतर यही होता है कि आप ड्रेन करवा लें, अनलेस कोई बहुत मसला ना फेस कर रहे हो, कोई परफॉर्मेंस का या मिसिंग का। तो अगर नया बाइक है तो कोशिश किया करें कार्बोरेटर को खाली ड्रेन करवा लें। ये जी टैंक भी रिमूव करवा लिया है, और ये नीचे के हालात हैं इस टाइम बाइक के। ऊपर से तो आप सब भाइयों को बहुत ही साफ लगता होगा, लेकिन अंदर से और हालात होते हैं। तो कोशिश किया करें छोटी मोटी चीज़ें आप खुद भी खुलवाना सीख लें, ताकि घर पे आप इसकी इंटीरियर की डिटेलिंग या कोई छोटा मोटा मसला है आप खुद भी चेक कर सकें। खसूसन जब आप लॉन्ग टूर्स पे होते हैं तो आपको उतना स्किल सेट आपके डेवलप होने चाहिए कि आपका कोई एयर फिल्टर प्लग वगैरह कोई छोटा मोटा मसला आता है आप खुद ही देखें और मौके पे रिजॉल्व कर लें। ये भी साइड कवर खुल रहा है इसका, जो इंजन के साथ होता है, जहाँ की फ्रंट गिरारी होती है इसकी। इसके साथ साथ अभी हम चेन कवर भी खुलवा लेंगे और देखते हैं कि चेन के क्या हालात हैं। ये जी इसके फ्रंट गिरारी के हालात हैं, और ये इसके अंदर के हालात हैं साइड कवर के। अभी इंशाल्लाह प्रॉपर लुब्रिकेशन करवाते हैं, ऑयलिंग होगी, सफाई होगी, ताकि जितना भी कचरा जमा हुआ है वो सारा क्लीन हो जाए।
चेन भी सीबी में अक्सर मसला आया होता है कि अक्सर भाइयों की लूज़ हो रही होती है, तो चेन भी चेक कर लेते हैं और चेन भी इंशाल्लाह टाइट करवा लूँगा। चेन का अक्सर कस्टमर्स क्यूरी कर रहे होते हैं कि यार हमारे बाइक की चेन रहती ही लूज़ है, तो उसमें सुना है मैंने कि यार जो रबर्स होती हैं एक तो उसका भी काफ़ी मसला है सीबी में। ये जी देखें कितना कचरा आया हुआ है चेन कवर के अंदर, तौबा तौबा, जैसे कोई चोलिस्तान में चलता रहा है बाइक है। सारी ग्रीस ऑयल पता नहीं क्या क्या जमा हुआ है इसके अंदर। इवन तो मैंने एक आध दफ़ा इस पे चेन क्लीनर स्प्रे भी मारा था, लेकिन ये है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो इतनी डस्टी है कि बिल्कुल हर चीज़ मट्टी मट्टी हो जाती है। इसके साथ साथ अभी टैपेट की एडजस्टमेंट चेक करवाने लगा हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह कार्बोरेटर को भी क्लीन करवाते हैं। ये इसके इंजन का टैपेट कवर हम रिमूव करने लगे हैं, इसके बाद इसके एडजस्टमेंट वगैरह इंशाल्लाह चेक करेंगे। ये जी इसके अंदर के हालात हैं। ये जो आप देख रहे हैं गरारी सी है, इसके साथ टाइमिंग चेन है, और ये जो दो साइड्स पे आप देख रहे हैं बेसिकली इसके इंजन हेड के वॉल्व होते हैं। अक्सर लोगों का मसला आता है कि यार टाइमिंग चेन का इशू है, आवाज़ आ रही होती है, तो बेसिकली इस चीज़ का इशू होता है वो। ये टूल किट होती है जो कि एयर फिल्टर के नीचे यहाँ पे माउंट हुई हुई होती है। इसकी जगह है प्रॉपर, इसमें कुछ बेसिक सा सामान होता है, आप इसको इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। ये हमारे एक भाई हैं छुप के पेट्रोल निकाल रहे हैं टैंकी में से। खैर है यार, अपने बाइक में इस्तेमाल होना है, निकाल लो जितना निकालना है। ये अभी हम प्लग रिमूव करने लगे हैं, देखते हैं प्लग के क्या हालात हैं। प्लग और एयर फिल्टर दो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती हैं आपकी बाइक की परफॉर्मेंस से, और फ्यूल एवरेज का भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ रहा होता है, लेकिन मेनली लोग परफॉर्मेंस इशूज़ की वजह से प्लग और एयर फिल्टर का ख़ास ख्याल रखते हैं। और मैं भी यही कहता हूँ कस्टमर्स को कि यार अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि बहुत ही डस्टी है, तो कोशिश किया करें हर 1000 किलोमीटर के बाद इनकी लाजमी सफाई करवाएं। और प्लग की वैसे तो लाइफ ठीक ठाक होती है, लोगों का 10-15 हज़ार किलोमीटर चल जाता है, लेकिन ये कि साथ साथ अगर आप इसकी सफाई या क्लीनिंग करवाते रहेंगे, मेंटेनेंस करवाते रहेंगे, तो आपका बाइक अच्छा परफॉर्म करेगा। ये भी आप प्लग का कलर देख सकते हैं। ये देखें जी, चेन कवर जो था नीचे वाला हिस्सा इसका सफाई हो चुकी है। पहले तो ग्रीस और ऑयल और मिट्टी से भरा हुआ था अंदर से। इसके साथ साथ चेन की भी सर्विस हुई है, और ये मैं आपको दिखा दूँ अगली गरारी है, इसकी भी सफाई हुई है। अभी चेन को हम टाइट करवाएंगे, क्योंकि चेन लूज़ हो तो आपका बाइक बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस इसमें रहती नहीं है बाइक में, और ना ही उस तरह भागता है बाइक, और चेन भी आपकी जंप कर रही होती है। ये भी चेन टाइट हो रही है साथ साथ। चेन इतनी टाइट हो कि बस इसमें जंप ना आए, और बहुत ज़्यादा भी टाइट ना हो कि बिल्कुल हिले ही ना। मतलब एक स्पेसिफिक आपने पोजीशन तक टाइट करना है। इतनी लूज़ ना हो कि ऊपर नीचे जंप आ रहा हो चलते हुए, बस इतनी ही हो कि हल्की सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इसमें। ये इसकी प्लग अडाप्टर केबल होती है, जो कि मैं चेंज करके एनजीके की जेन 1 जो होती है वो डालने लगा हूँ, जो इरिडियम प्लग के साथ लोग अक्सर यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के लिए। यहाँ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे दूसरी एनजी केबल इंस्टॉल हो जाएगी। लगती भी खूबसूरत है क्योंकि रेड कलर में आती है, और हाई परफॉर्मेंस के लिए लोग वो वाली केबल यूज़ करते हैं। ये जेन 1 है, एज इट इज़ मैं उतार के रख लूँगा अपने पास स्पेयर में। ये भी ऑयल जो पुराना वाला होंडा का डला हुआ था, लेजेंडरी ऑयल, ये वो निकाल रहे हैं अभी। और 970 किलोमीटर चला, लेकिन ऑयल की कंडीशन आपके सामने है, इसलिए मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप होंडा एटलस का ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं तो टाइमली ये टाइम से पहले चेंज कर लिया करें। ये इसकी नोज़ल वैसे तो हमने निकाल दी, लेकिन अगर आप घर में ऑयल चेंज कर रहे हैं तो इस नोज़ल की मदद से डालें। अगर आप वर्कशॉप वगैरह में हैं तो आप इसको रिमूव करके डायरेक्ट बोतल से ऑयल डाल सकते हैं। ये बेसिकली बनी इसलिए ताकि ऑयल एक्स्ट्रा गिरे ना साइडों पे, और स्मूथली ऑयल अंदर आप इजीली डाल सकें। तो अभी कीप की मदद से हम इसमें लिक्विड मोली ऑयल डालने लगे हैं। ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी, गियर लीवर की रबड़ है जो कि एंटी स्लिप होती है। इसके साथ साथ जो आपके शूज़ पे निशान पड़ते हैं गियर शिफ्टिंग करते हुए, इससे वो भी ख़त्म हो जाते हैं।
तो अभी इसको इंस्टॉल करवाते हैं। ये जी गियर लीवर जो रबर बूट होता है इंस्टॉल हो गया। अच्छी चीज़ क्या है कि हमें जेनुअन रबर नहीं काटनी पड़ी, इसके ऊपर भी उमैर भाई ने फिट कर दिया है। इस पर अक्सर ये होता है कि लोगो इसका उतर जाता है लगाते लगाते ही, तो इस पर आपने अल्फी लगा लेनी ताकि वो उतरे ना। ये भी हम एयर फिल्टर इंस्टॉल करने लगे हैं जो कि चाइना में आता है, ए प्लस कॉपी में। इसकी लाइफ कह लें तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार होती है। इसके बाद मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप चेंज कर लिया करें। जेनवन है तो लोग 5 से 6 हज़ार फिर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इसको कोशिश किया करें कि 2 हज़ार के बाद आप चेंज करना। इसके साथ एक ये रबर सी आती है जो कि इंसुलेशन का काम कर रही होती है, ये साइड ऑफ इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होती है, जो एयर फिल्टर की असम्बली होती है। जी ब्रदर्स, स्विच असम्बली वाला ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले हेडलाइट रिमूव की है, इसके बाद ये दोनों जो जेनवन असम्बलीज़ हैं इसकी हम इसको रिमूव करेंगे, और उसके बाद कनेक्टर्स जो है आपस में कनेक्ट कर देंगे। जो थोड़ी बहुत अल्ट्रेशन होती है उसमें वायरिंग की, वो भी आप सब भाइयों के साथ शेयर कर दूंगा उसमें कि क्या अल्ट्रेशन होती है और क्यों होती है। जी ब्रदर्स, हमारे पास राइट साइड वाली स्विच असम्बली इंस्टॉल होगी है, जिसमें हमारे पास किल स्विच होता है, पार्किंग और हेडलाइट का बटन होता है और सेल्फ वाला बटन होता है। अब इसमें ख़ास बात क्या है कि जो ब्रेक स्विच की जो होता है, स्विच हमें इसके साथ मिला होता है स्विच असम्बली के साथ। जो एडिशनल चीज़ हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है वो एक एक्सलेटर बॉडी होती है जो कि 70 की इंस्टॉल करनी पड़ती है। वो भी कोशिश करें आप ब्लैक कलर में इंस्टॉल करवा लें ताकि पता ना करे, फिर आप इजीली इसको जेन्युइन फिटिंग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अभी लेफ़्ट वाली ये भी पेंडिंग है, ये इंस्टॉल हो जाएगी इंशाल्लाह, फिर आप भाइयों के साथ इसको शेयर करूँगा। जी ब्रदर्स, स्विच असम्बली की दोनों साइड इंस्टॉल हो गई हैं, लेफ़्ट भी राइट भी। लेफ़्ट में ये था कि इस पे हमारा डिपर आ रहा होता है, डबल इंडिकेटर हैज़र्ड स्विच आ रहा होता है, हाई लो बीम के बटन होते हैं, इंडिकेटर है और हॉर्न का बटन होता है। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हेडलाइट और टैंक इंस्टॉल होगा। इसके बाद आप भाइयों को एक दफ़ा कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा, जो जो काम हुआ है, जितना लेबर कॉस्ट आती है हमारी, और इनकी प्राइसेस से रिलेटेड भी आपको डिटेल्स शेयर करूंगा उसमें। जी ब्रदर्स, अभी हम पेट्रोल ड्रेन कर रहे हैं जितना भी कचरा होता है, ताकि कार्बोरेटर से ड्रेन हो जाए, क्लीन हो जाए। खुलवाना इसलिए नहीं होता क्योंकि नया बाइक है, आप बार बार नहीं खुलवा सकते वरना सेटिंग आउट हो जाती है इसकी। अगर आप नीचे देखें तो सारा कचरा हमारे पास आ रहा होता है। जी ब्रदर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम मुकम्मल हो चुके हैं, और अभी इस बाइक को वॉश करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एक दफ़ा ओवरव्यू दूंगा स्विच असम्बली का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि पेंडिंग थी। स्विच असम्बली उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट थी, तो मैंने कहा चलें स्विच असम्बली भी इंस्टॉल करवाते हैं, साथ ट्यून अप ऑयल चेंज भी ड्यू था, तो मैंने कहा दोनों काम एक साथ ही हो जाएँ। रमज़ान भी शुरू हो गया, काफ़ी लंबा दिन था ये, अल्लाह का शुक्र है मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने उमैर भाई से यही बोला कि यार आज ही सारे काम करवाते हैं इसके। तो अल्हम्दुलिल्लाह काम सारे हो चुके हैं। तो अभी इसको वॉश करता हूँ, फिर आप भाइयों के साथ इसका ओवरव्यू शेयर करता हूँ स्विच असम्बली का। जी ब्रदर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, तो मैंने सोचा एक दफ़ा आप भाइयों को ओवरव्यू दिया जाए प्रोडक्ट्स की इंस्टॉलेशन के बाद। और सबसे पहले मैंने कहा चलें बाइक को वॉश कर लेते हैं। खैर डिटेलिंग से रिलेटेड भी इंशाल्लाह एक कंप्लीट रिव्यू आएगा, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त और भाई नाराज़ हो रहे होते हैं कि यार आपने अभी तक डिटेलिंग का वीलॉग अपलोड नहीं किया। तो उसमें इन डेप्थ में टायर, इंजन, बॉडी वगैरह सब चीज़ों को वॉश करने का तरीका और हर चीज़ की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको बताता चलूँ, जो प्लग अडाप्टर केबल इंस्टॉल की है ये एनजीके ब्रांड में मैंने यूज़ की है। खूबसूरती के साथ साथ इसमें परफॉर्मेंस का भी मुझे वाज़ेह डिफरेंस फ़ील हुआ है। मैंने बाकायदा घर पहुंच के कॉल किया मैकेनिक को, मैंने कहा यार ये वाकई इसने परफॉर्मेंस का ना थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है इसमें बाइक में। तो इसके साथ साथ जो मेन चीज़ थी, जो स्विच असम्बली थी हमारी, ये इसका लेफ़्ट साइड वाला पैनल है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैज़र्ड का बटन होता है, ये डबल इंडिकेटर का, ये यूज़ करते हैं, साथ डिपर यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एक पुश बटन होता है हमारा आगे वाली साइड पे। इसके साथ साथ हमें एक मिलता है लाइट जो हेडलाइट बीम है इसका हाई लो मोड्स मिलते हैं। इसके साथ हमें इंडिकेटर का स्लाइड बटन मिलता है। इसके साथ साथ एक हमें हॉर्न वाला बटन मिलता है जो पुश बटन होता है। अगर हम राइट पैनल की बात करें तो उसमें हमें किल स्विच मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अक्सर आप रश में होते हैं, आप कहते हैं यार मैंने चाबी बंद नहीं करनी, जिस किल स्विच से बाइक को ऑफ करना है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ लाइट के हमारे पास मोड्स होते हैं, पार्किंग का है, मेन हेडलाइट बीम का है, इसके साथ साथ हमारा सेल्फ स्टार्ट वाला बटन होता है।
बाकी एक दफ़ा इसको हम ऑन करते हैं ताकि सारे बटन्स का आप भाइयों को डेमो कराता हूँ। तो सबसे पहले हम बाइक को यहाँ से ऑन करते हैं और अभी मैं बटन दबाता हूँ तो बाइक नहीं स्टार्ट होगा। ये इसका किल स्विच का डेमो होता है। जब आप किल स्विच को ऑन करेंगे फिर आप सेल्फ का बटन पुश करेंगे तो बाइक आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये किल स्विच का मकसद होता है बेसिकली। अभी हम इसको किल स्विच से ही ऑफ़ करते हैं। ये यहाँ से किल स्विच से ऑफ़ हो भी गया। अभी हम इसको दोबारा ऑन करते हैं और बाइक को फ़िलहाल मैं स्टार्ट नहीं करता। मैं आपको स्टार्ट किए बगैर ही चीज़ों का डेमो कराता हूँ क्योंकि उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी। तो सबसे पहले ये हमारा हैज़र्ड वाला बटन है जो कि डबल इंडिकेटर के लिए यूज़ होता है। ये मैं आपको फ्रंट से चेक भी करवा देता हूँ इसकी आउटलुक। ये इस तरह बाइक के डबल इंडिकेटर्स ग्लो कर रहे होंगे। डिपेंड करता है आपने कोई भी फैंसी या स्टॉक इंडिकेटर्स यूज़ किए हुए हैं तो ये डबल इंडिकेटर के तौर पे आपका ये पुश बटन यूज़ होता है। इसके साथ साथ ये हमारा डिपर का है। ये आपका डिपर वाला हो गया पुश बटन। इसके साथ ये इंडिकेटर्स का है। इस स्विच असेंबली की ख़ास बात ये है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये हॉर्न है। इसके साथ साथ ये राइट साइड पे जो किल स्विच होगा जिसका मैंने आपको डेमो दी है, ये हमारे पास पार्किंग हेडलाइट और ये इसका स्लाइड बटन है। इसके साथ साथ ये हमारा सेल्फ वाला बटन है। तो बिल्ड क्वालिटी से लेके अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ इस स्विच असेंबली में बहुत अच्छी है। फिर हमें जो एडिशनल दो चीज़ें मिलती हैं जो जेन्युइन स्विच असेंबली में होती हैं कि क्लच का हमें स्विच मिलता है जो कि नीचे से यहाँ से वायर्स आ रही होती हैं और एक राइट साइड पे डिस्क ब्रेक वाला स्विच मिलता है जो कि ब्रेक लाइट के तौर पे यूज़ होता है। क्लच स्विच बेसिकली एक सेफ्टी फीचर होता है कि अगर आपका बाइक गियर में है तो उसको सेल्फ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ये था इस स्विच असेंबली का बेसिक सा ओवरव्यू। तो मैंने सोचा आप भाइयों को एक दफ़ा इंस्टॉलेशन के बाद भी डिटेल्स शेयर की जाएँ। उम्मीद है आप सब भाइयों को प्रोडक्ट पसंद आया होगा। रही बात इसकी प्राइस की तो इसका ओल्ड रेट 2250 था, 2250 इसका रेट था। अभी के हालात मुझे नहीं पता मार्केट में क्योंकि हर महीने प्राइसेस अपडेट हो रही होती हैं। इसके साथ-साथ जो प्लग अडॉप्टर केबल है ये इसमें ट्विन कोर वाली ₹700 की अराउंड होती है और जो एनजीके की है 1300-1400 की मार्केट में मिल जाती है। इरिडियम प्लग के डिफरेंट रेट्स होते हैं चाइनीज़, जापानीज़ और जी पावर के, तो वो आपको ईज़िली मार्केट में मिल भी जाते हैं। सीबी का ये था कि आजकल शॉर्ट हुए हुए थे, मेरे पास लिमिटेड पीसेस थे और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे रेगुलर कस्टमर्स थे उनको मैंने डिस्पैच कर दिए थे। जी फ्रेंड्स, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।